हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 8 द टाइगर। स्टूडेंट्स, इस पोएम को लिखा है फेमस राइटर विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक के बारे में जान लेते हैं। विलियम ब्लेक दो तरह की पोएम्स लिखा करते थे। एक था सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और दूसरा था सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। तो इनोसेंस और एक्सपीरियंस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनोसेंस का मतलब हो गया जहाँ पर सिंप्लिसिटी दिखानी होती थी, अच्छाइयाँ दिखानी होती थी, बचपन दिखाना होता था, वहाँ पर वो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में उन पोएम्स को लिखा करते थे। और वहीं जब उन्हें सोसाइटी में कोई गलत चीज़ हो रही है, कुछ ख़राब चीज़ हो रही है, ठीक है, उसको वो लिखते थे सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। ठीक है, जब इंसान के पास तजुर्बा आ जाता है तो वो एक्सपीरियंस गेन कर लेता है और इसी वजह से वो नेगेटिव चीज़ें भी देख पाता है। तो ये दोनों ही अलग अलग पहलू थे विलियम ब्लेक के। मेरे चैनल पर एक विलियम ब्लेक की एक और पोएम मैंने डाली हुई है जिसका नाम है द चिमनी स्वीपर। तो अगर आप में से किसी के बुक में द चिमनी स्वीपर आता है तो आप उसको ज़रूर रेफ़र करें। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पोएम है इसको लिया है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। यहाँ पर जो पोएट हैं वो टाइगर को के ऊपर एम्फसाइज़ कर रहे हैं। आपने यहाँ पे देख रहे होंगे टाइगर की स्पेलिंग में आई आता है पर यहाँ तो वाई लिखा हुआ है। पर अभी हम इसकी स्पेलिंग पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जस्ट समझेंगे इसका कि यहाँ पर पोएट जो हैं वो एम्फसाइज़ कर रहे हैं, टाइगर को दो बार बोल रहे हैं। ठीक है, दो बार बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि जो टाइगर है वो ब्राइट बर्न कर रहा है, यानी वो बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा आग है, बहुत ज़्यादा पावर है उसमें। बर्निंग ब्राइट का मतलब क्या है, जैसे सूरज है वो बर्न करता है ना, इतनी ज़्यादा रोशनी भी फेंकता है। तो बर्निंग ब्राइट का यहाँ पर सीधा सा मतलब यही है कि जो रोशनी है टाइगर की, जो उसका तेज है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फियर्स इंटेंसिटी है उसके अंदर। और ये टाइगर है उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, फिर यहाँ पर जो टाइगर है उसको डिस्क्राइब किया गया है कि वो बहुत ज़्यादा डार्क साइड दिखाई गई है। कि यहाँ पर टाइगर जो है एक्चुअली में जब इंसान जो भगवान है उन्होंने लोग बनाए हैं, अच्छे लोग बनाए हैं, बुरे लोग बनाए हैं, तो यहाँ पर मेनली टाइगर जो है वो ख़राब लोगों वाली कैटेगरी में आता है, जो बुरा करते हैं। ठीक है, जिनका नेचर ख़राब होता है, जो दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, तो उनके ऊपर ये पोएम बनाई है। इट्स नॉट अबाउट टाइगर, ठीक है, ये जो एनिमल है टाइगर उसके ऊपर नहीं है, बट एक्चुअली में ये उन लोगों के ऊपर है जो कि बहुत गलत व्यवहार रखते हैं दूसरे लोगों के साथ। इसके अलावा टाइगर एक तरीके का पावर है, स्ट्रेंथ है, ये सिंबलाइज़ करा रहा है टाइगर कि जैसे टाइगर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है ना। वो जैसे आप लोगों ने ज़ू में देखा होगा या यूट्यूब की वीडियोस में देखा होगा कि जब वो शिकार कर रहा होता है तो किस तरीके से वो गुस्से में होता है, तेज़ दौड़ रहा होता है ना। तो यहाँ पर भी मेनली टाइगर को सिर्फ सिंबल की तरह यूज़ किया गया है, बट इसमें बात करी गई है उन ख़राब लोगों की जो कि बहुत ज़्यादा अंधकार में हैं। What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? अब जो पोएट हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इमॉर्टल कौन होते हैं? इमॉर्टल होते हैं जो मर नहीं सकते हैं। तो कौन नहीं मर सकता है? जो भगवान हैं, जो रचयिता हैं, जो क्रिएटर हैं, वो कभी मर नहीं सकते हैं। तो जो पोएट हैं वो यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन से वो इमॉर्टल है, कौन सी वो डिवाइन पावर है जिसने अपने हाथों और आई से ये जो फियरफुल क्रिएचर बना दिया है, इतना सिमिट्री वाला। सिमिट्री का मतलब वेल प्रोपोर्शनड फॉर्म, जिसकी इतनी ज़्यादा सही फीचर्स हैं, इसको इतना बैलेंस्ड और फियरफुल क्रिएचर को वो उन्होंने कैसे बनाया। मतलब ये मेनली भगवान से क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन से वो इमॉर्टल हाथ या आँखें हैं जिन्होंने इस फियरफुल क्रिएचर को बनाया है। किसमें इतना वो था कि वो इस तरह के फियरफुल क्रिएचर को बना है। इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न द फियर्स ऑफ थाइन आइज। फिर यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जो अब पोएट ना विचार कर रहे हैं, ठीक है, पोएट पॉन्डर कर रहे हैं कि
कहाँ पर इस टाइगर की क्रिएशन हुई होगी। क्या वो धरती के नीचे बहुत गहराइयों में क्रिएशन हुई होगी, या फिर एक टाइगर को आसमान की बहुत ऊंचाइयों पर जा कर के बनाया गया होगा। फिर जो पोएट हैं वो फिर से वंडर कर रहे हैं, फिर से सोच रहे हैं कि कहाँ से इतनी जो फियर्स आँखें हैं, इतनी जो इंटेंस फायर है उन आँखों में, वो कहाँ से डाली गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थाइनी आइज़ हैं, फायर ऑफ थाइनी आइज़, यानी कि जो टाइगर है उसकी आँखों में जितनी आग है, वो जो बनाने वाला है, जो डिवाइन पावर है, वो कहाँ से वो आग लाया होगा। On what wings dare he aspire? What the hand dare seized the fire? फिर यहाँ पर जो पोएट हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो भी बनाने वाली डिवाइन पावर है उसकी क्या मतलब, वो उसकी इतनी ऑडेसिटी है, इतनी उसकी हिम्मत है कि वो मतलब डेयर कर रहा है उस क्रिएशन को बनाने के लिए। ठीक है, और वो उसको बनाने के लिए इतना ज़्यादा एस्पायर्ड है कि वो कौन से पंखों पर उड़ करके गया, कितनी दूर वो गया इसकी आँखों को बनाने के लिए। ठीक है, एंड वॉट द हैंड डिज़ायर्स डेयर सीज द फायर। फिर वो पूछते हैं कि कौन से वो हाथ हैं जिन्होंने उस क्रिएचर को, मतलब क्या करेज था उनके अंदर, मतलब कितने ज़्यादा डिटरमिन्ड थे वो कि उनको, मतलब वो कौन से हाथ थे जिन्होंने इसकी आँखों में इतनी आग डाली। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली जो टाइगर है वो एक तरीके का सिंबल है फेरोसिटी का, यानी गुस्से का सिंबल है। तो जो पोएट हैं वो कंटिन्यूसली इंक्वायर कर रहे हैं उस डिवाइन पावर से कि उनके पास कितना करेज था कि वो उस आग भरी आँखों को, गुस्से भरी आग भरी आँखों को वो टाइगर में दे सकें, उसके लिए कितनी दूर गए होंगे। एंड वॉट शोल्डर एंड वॉट आर्ट could twist the sinews of thy heart। फिर जो पोएट हैं आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या जो कैपेबिलिटीज़ थी, मतलब जो भी उन्होंने बनाया, मतलब जो शोल्डर्स थे, उन जो डिवाइन पावर के जो शोल्डर्स थे और उनकी जो क्रिएशन की जो कला थी, ठीक है, उसमें कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, क्या क्राफ्टमैनशिप यूज़ करी गई थी उस क्रिएचर को बनाने के लिए, और उस क्रिएचर में एक हार्ट देने के लिए, एक दिल देने के लिए, ठीक है, एक हार्ट को शेप करने के लिए। यहाँ पे सिन्यूज़ जो होती हैं हार्ट की मसल्स होती हैं। ठीक है, सिन्यूज़ एक तरीके के टेंडन्स और मसल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में होते हैं, बट यहाँ पर मेनली जो पोएट हैं वो यही वंडर कर रहे हैं कि किस तरीके से, कौन सी फोर्स थी, कौन सी वो डिवाइन पावर थी जो कि कैपेबल थी एक टाइगर के हार्ट को बनाने की। उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, वो किस तरीके से उसका अपब्रिंगिंग होगी, वो किस तरह से रहेगा, वो सब कुछ, वो कैसे इतना ऐसा कुछ कर पाए। एंड व्हेन thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet। फिर वो बताते हैं and when thy heart began to beat। फिर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि और जब जो हैंड है, सॉरी, जो हार्ट है टाइगर का, जब वो बीट किया होगा, ठीक है, जैसे ही वो बीट किया होगा वो हार्ट, जब उसमें जान डाल दी गई होगी, तो क्रिएटर को कैसा लगा होगा। ठीक है, वॉट रेड हैंड एंड वॉट रेड फीट। तो मतलब जो क्रिएटर है उसने उसको दिल भी दिया, ठीक है, कितने भयानक हाथ दिए, कितने ज़्यादा भयानक पैर भी दिए। ठीक है, यानी जो क्रिएटर है वो इतना ड्रेडफुल, ड्रेड के ऊपर बार बार एम्फोसाइज किया गया है, 2 बार ड्रेड को यूज़ किया गया है यहाँ पर ड्रेड जो है सिंपली सिर्फ पावर और मिस्ट्री से एसोसिएटेड है। ठीक है, जो क्रिएटर है वो ड्रेड कर रहा, मतलब ड्रेडफुल हैंड्स और फीट बना रहा है, ठीक है, उस टाइगर के, यानी कि उस ख़राब इंसान के वो किस तरीके से दिल भी बना रहा है और हाथ भी बना रहा है, पैर भी बना रहा है, और उसके दिल में हार्ट बीट्स भी डाल रहा है। व्हाट द हैमर व्हाट द चेन इन व्हाट फर्नेस वॉज दाई ब्रेन। फिर जो पोएट हैं फिर क्वेश्चन करते हैं कि कौन से हैमर से और कौन सी चेन से और कौन सी भट्टी में उस क्रिएचर का ब्रेन बनाया गया है। ठीक है, अभी तक पोएट ने सबसे पहले तो यहाँ पर
आँखों के बारे में बोला था कि आइज़ बनाई थी, फियरफुल आइज़ बनाई थी। फिर इसके बाद उनकी हार्ट के बारे में बात करी थी। फिर इसके बाद अब यहाँ पर पोएट ने क्रीचर के ब्रेन के बारे में बात करी है कि कौन से भट्टी में, कौन से फर्नेस में, कौन से हैमर से उनका जो दिल था वो पीटा गया था और किस तरीके से उसकी क्रिएशन हुई थी। व्हाट द एनविल, और फिर जो पोएट हैं वो पूछ रहे हैं कि कौन से एनविल के ऊपर, एनविल होता है एक लोहार जो होता है उसके पास एक औज़ार होता है, ठीक है, जिसके ऊपर गर्म लोहे को रखा जाता है और फिर हथौड़े से उसको पीटा जाता है, उसको शेप दी जाती है। तो पोएट बस यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो कौन सा हैमर था, कौन सी चेन का इस्तेमाल किया था, कौन सी भट्टी में डाल करके उसको गर्म किया गया था, उसको पकाया गया था, और कौन से एनविल में उसको पीट करके इतना इस तरह का उसको ब्रेन दिया था। वॉट ड्रेड ग्रास्प डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लैस्प। फिर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जो पोएट हैं वो पूछ रहे हैं कि कौन सी भट्टी में, सबसे पहले तो उन्होंने पूछा था कि कौन सी भट्टी में उन्होंने उसका जो ब्रेन है वो बनाया है। इसके अलावा फिर वो बता रहे हैं कि जब वो बना दिया गया होगा तो वो, मतलब जब उन्होंने उसको देखा होगा, जब उसको छुआ होगा तो वो कितना ज़्यादा भयानक रहा होगा, है ना। फिर उसके बाद जो पोएट हैं वो चैलेंज करते हैं कि जो आइडिया था किसी को भी बनाने का, ठीक है, टाइगर की तरह, वो कितना ज़्यादा ड्रेडफुल आइडिया रहा होगा, कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा ड्रेडफुल पोटेंशियल रहा होगा, कितनी ज़्यादा भयानक क्वालिटीज़ रही होंगी कि इस तरह का इंसान उसने बना दिया कि टाइगर इतना ज़्यादा भयानक है। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears। फिर जो पोएट हैं वो बताते हैं कि जब जो आपका टाइगर है, जब वो बन गया होगा, जब उसमें जान आ गई होगी, उसका ब्रेन भी काम करने लगा होगा, तो जो स्टार्स हैं, जो हेवनली बॉडीज़ हैं, वो कितना ज़्यादा इस क्रिएचर को देख करके कितना ज़्यादा रोए होंगे, कितना ज़्यादा सॉरोफुल रहे होंगे। उन्होंने अपना दुख प्रकट करने के लिए अपने जो स्टार्स हैं उन्होंने अपने भाले फेंके होंगे, और किस तरह से उन्होंने पूरा जो ब्रह्मांड है उसको अपने आंसुओं से भर दिया होगा। Did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? फिर पोएट यहाँ पर पूछते हैं कि क्या जिन्होंने भी इस टाइगर को बनाया, इस क्रिएशन को बनाया, इस भयानक जो भी इंसान है, ख़राब व्यक्ति है, जिसने भी इसको बनाया, तो क्या इसकी क्रिएशन के बाद भगवान जो डिवाइन क्रिएटर है वो सेटिस्फाई हुआ होगा? क्या उसको लगा होगा, क्या वो स्माइल किया होगा अपने क्रिएशन को देख करके? और फिर वो पूछते हैं दोबारा से कि क्या ये वही क्रिएटर है जिसने एक लैम्प को भी बनाया था? तो यहाँ पर मेनली दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो रही हैं। अब देखो, लैम्प कौन होता है? लैम्प एक शीप का बच्चा होता है, और लैम्प को इनोसेंस दिखाया गया है लैम्प को यूज़ करके। एक्चुअली में जो हमारे पोएट हैं विलियम ब्लेक, इनकी लैम्प के नाम से भी एक और पोएम है जो कि इस पोएम का काउंटर पार्ट है, ठीक है। तो जो लैम्प था, लैम्प वाली पोएम जो है उसमें लैम्प को बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिखाया गया है, एक छोटे बच्चे की तरह दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही क्वेश्चन कर रहे हैं पोएट कि जब भगवान ने इतने फियरफुल जानवर को बनाया, और क्या ये वही क्रिएटर हैं जिन्होंने लैम्प को भी बनाया? तो क्या एक क्रिएटर दो अलग अलग पर्सनालिटी के डिफरेंट बंदों को बना सकता है? टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, वॉट इमॉर्टल हैंड्स और आई डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। फिर अब यहाँ पर जो क्लोजिंग है, जो कंक्लूड कर रहे हैं पोएट, यहाँ पर ये कह करके कंक्लूड कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं अपने स्टार्टिंग लाइन्स। आप देख रहे होगे ये जो लाइन्स हैं सारी, ये हमारे फर्स्ट लाइन से बिल्कुल मेल खाती हैं, पर हमारे फर्स्ट जो स्टेंजा है इसमें कुड यूज़ हुआ है, और जो हमारा लास्ट स्टेंजा है इसमें डेयर यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है, यहाँ पर बस यही पोएट एम्फसाइज़ कर रहे हैं बोल करके कि जो टाइगर है वो बहुत ज़्यादा फियर्स है, पावरफुल है, ठीक है, और वो डार्क में रहता है, अंधेरे में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट के अंदर है, वो बर्निंग ब्राइट है, बहुत ज़्यादा प्रज्वलित है, ठीक है। इसके अलावा वॉट इम्पॉर्टल हैंड आई डेयर फ्रेम दाई फ्रेमफुल डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। फिर वो बस यही कहते हैं अपनी क्लोजिंग लाइंस में कि क्या मिस्ट्री और डार्कनेस जो है, जो टाइगर की जो एग्जिस्ट कर रही है,
इसको एक तरीके से इन्होंने रीडर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि ये जो क्रिएटर है, जो डिवाइन पावर है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। यानी कि मेनली अपने जो डिवाइन क्रिएटर, जो गॉड हैं, उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप में कैसे इतनी हिम्मत आती है कि आप इतना ज़्यादा फियरफुल क्रिएचर कैसे आप बना सकते हो। और ये रीडर्स के ऊपर छोड़ दिया है मेनली उन्होंने कि आप लोग सोचो कि किस तरीके से कोई एक जो क्रीचर है उसका ओरिजिन और उसका जो नेचर है वो कहाँ से आया है, और जो सेंस ऑफ ऑ है हमारे अंदर किसी भी क्रिएचर को देखने के बाद, वो हमारे अंदर कहाँ से आती है। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी को इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। Now coming to the question answers. Choose the correct option. The tiger was burning bright in the dash. इसका correct answer होगा option number 2, forest. In the second stanza, the poet is trying to show a link between the tiger and dash, between the tiger and fire. The tiger symbolizes dash. The tiger symbolizes strength and power. Which part of the tiger's body has not been mentioned in the poem? तो elbow is not mentioned in the poem. Elbow नहीं यूज़ करी गई है. In the fourth stanza, the poet implies that dash created the tiger. Poet ये कहना चाह रहे हैं कि gods created the tiger. तो option number 2. Now coming to question answers. Who is the poet addressing? The poet is addressing the tiger. According to the poet, where has the tiger come from? The poet is questioning where the tiger was created, suggesting a divine origin. Why is the tiger said to be burning bright? Why? The phrase burning bright suggests the fierceness and intensity of the tiger's presence. In stanza 5, who is being referred to as he? In stanza 5, he refers to the divine force who dared to seize the fire and create the tiger. Apart from the tiger, which other animal has been mentioned in the poem? The lamb is mentioned in the poem as another creation. Now coming to reference to context. What immortal hand or eye? To whom does the immortal hand belong? The immortal hand belongs to a divine creator. What has the divine created by the immortal hand? The immortal hand has created the tiger. Where does this creation live? This creation lives in the forest of the night and watered heaven with their tears. Who watered heaven with their tears? The stars watered heaven with their tears. Did who smile to see his work? The one who created the tiger did not smile at its creation. Which words has been used to describe this work? The words used to describe this work are heaven, tears and watered. How do we know that this work is fearsome? The word choices and the overall tone suggest that the work is fearsome. What does the tiger represent in the poem? Why do you think so? The tiger represents the darker aspects of creation, symbolizing primal instincts, ferocity, and the dual nature of existence. It embodies the mystery and awe of the natural world. What does the poet mean by a fearful symmetry? A fearful symmetry refers to the idea that the tiger's creation is both awe-inspiring and terrifying, perfectly balanced in its fierce and powerful design. The first and the last stanza are the same except for one word. Identify the word and explain what change it brings to the poem. The word could is replaced with dare in the last stanza. This change emphasizes the daring nature of the act of creation and underscores the theme of creative audacity.
The two animals mentioned in the poem are in contrast to each other. Why do you think the poet has done this? Give reasons for your answer. The poet uses the contrast between the lamb and the tiger to explore the duality of the creation, that is, innocence and excellence and experience, gentleness and ferocity, and the complexities of existence. Why has the poet spelt tiger with a Y? What could it symbolize? The use of tiger with a Y could symbolize a primitive or archaic quality, highlighting the ancient and primal nature of the creature. It might also suggest a more mystic or mythological aspect of the creature's existence. Overall, it adds depth, mystery, and a sense of transcendent to the poem. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर सीरीज़. आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप सभी ने क्वेश्चन आंसर्स को लिख लिया होगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के अलग अलग वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बार बार विज़िट कर सकते हैं. Thank you so much.